हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं इकोनॉमिक्स में। इंडियन इको में तो है ही नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूले क्विकली रिवाइज करेंगे। आप चाहो तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो ताकि और अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इनकम यूनिट से। सो नेशनल इनकम में आपको पता है टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, 8 एग्रीगेट्स हैं। अगर लिखे इन्हें सबको तो 4 एग्रीगेट्स ग्रॉस वाले हैं और 4 हमारे नेट वाले हैं। सो बेसिकली जीडीपी एट एमपी, फिर है जीडीपी एट एफसी। ठीक है, इसी तरह से जीएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एफसी। ठीक है, और बाकी के 4 कौन से हैं? एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, इसके बाद एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। ठीक है, इसमें ध्यान देना, ये जो एनडीपी एफसी है इसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और ये जो एनएनपी एट एफसी है इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखें अगर हम लोग। सो अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो उस केस में हम लोग डेप्रीसिएशन कर देते हैं माइनस। ठीक है, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो उस केस में डेप होगा प्लस। ओके, डेप्रीसिएशन के और भी नाम हो सकते हैं तो वो ध्यान रखना, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, डेप का एक नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके साथ साथ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, और एक और नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये आपको नेम्स याद रखना है, मेनली ये वाला कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल से क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो इस केस में एनआईटी होगा प्लस। एनआईटी का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, और अगर एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी कर देना माइनस, सिंपल, राइट। फिर बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल। सो अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हो तो हम इसमें प्लस करेंगे NFIA। ठीक है, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस होगा NFIA। तो साइन बहुत ध्यान से रखना, प्लस होना या माइनस होना। ठीक है, सो एग्रीगेट्स में से तो यही इसमें फॉर्मूले बनते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम में टोटल 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तो 3 मेथड्स में पहला आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी, वैल्यू एड मेथड से ध्यान रखना, हमारे पास निकल के आता है GVA@MP। ठीक है, GVA@MP। ओके, अब GVA@MP कैसे आएगा? GVA@MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 3 चीजों का सम करना होता है। एक होती है सेल्स, ठीक है, दूसरा होगा हमारा चेंज इन स्टॉक, और तीसरा कई बार क्वेश्चन में बहुत मतलब कम क्वेश्चन में वो दिखता है, गिवन हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ध्यान रखना गुड्स की बात हो रही है इसमें। ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे आप तो आपके पास आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन होता है कि सेल्स डायरेक्टली नहीं गिवन, तो सेल्स में आपको देखना होगा, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, अगर वर्ड गिवन है डोमेस्टिक, तो उसमें आपको एक्सपोर्ट्स को ऐड करना होता है। एक्सपोर्ट्स ऐड करोगे तो टोटल सेल्स निकल के आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन तो सेल्स निकालने के लिए एक और तरीका होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। ये करोगे तो भी आपके पास सेल्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सिंपल। बाकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अगर हम बात करें, सो इंटरमीडिएट में आपको मेनली गिवन होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगेन अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज अगर गिवन हुए तो इसमें आप प्लस करोगे इम्पोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट प्लस करोगे तो आपके पास टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, एक दो एक्सेप्शंस हैं, कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, दूसरे पेन से लिख देती हूँ मैं, फॉर्मूला तो इतना ही है, अगर गिवन है परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी अगर गिवन है, तो मशीनरी एक कैपिटल गुड है, फिक्स्ड एसेट है, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं मानेंगे। सो परचेज ऑफ मशीनरी को इग्नोर कर देना, सिंपल। ठीक है, ओके। अगर गिवन गिवन है हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस,
तो ये हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है, तो आप इसे आईसी में ही ऐड करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये आपको पॉइंट्स दो ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, सो उससे जीवी एट एमपी आता है और उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो। ठीक है, डन। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारे पास इनकम मेथड। सो इनकम मेथड बहुत ही सिंपल। इनकम मेथड से जो एग्रीगेट निकलता है वो है एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमें लेना है तीन कंपोनेंट्स लेने हैं। एक है आपके पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरी होती है मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी, अब ध्यान रखना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इसके आपको कंपोनेंट्स ढूंढने होंगे। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तीन चीजें हैं। एक होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। और तीसरा होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ध्यान देना, एम्प्लॉयर बोला, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे तो सीओई आ जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको ऐड करना होता है कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पहला होता है रेंट, दूसरा है हमारा रॉयल्टी, तीसरा होता है इंटरेस्ट, और फोर्थ होता है प्रॉफिट। तो इन चारों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब ध्यान देना कि प्रॉफिट में भी हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, दूसरा है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड। और तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके हमारे पास प्रॉफिट आता है। बाकी मिक्स्ड इनकम तो डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन में अगर दिया होगा, अदरवाइज जीरो कंसिडर कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा एनडीपी एट एफसी फ्रॉम इनकम मेथड। ठीक है, डन। चलो इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास निकलता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इसमें भी हमें चार कंपोनेंट्स का टोटल करना होता है। सबसे पहले लेते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। ठीक है, दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, मैं पूरा ही लिख देती हूँ चलो, जिससे कोई डाउट ही ना रहे। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा होता है गवर्नमेंट का खर्चा, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरे होते हैं हमारे नेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और फोर्थ होता है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब देखो नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये जो तीसरा कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो आपको इसमें दो चीजों का सम करना होगा। एक होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमें ग्रॉस फिक्स्ड गिवन हुआ अगर, तो उसमें आपको ऐड करना होगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। राइट, चेंज इन स्टॉक का एक और नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो ये भी ध्यान रख लेना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चेंज इन स्टॉक तो आ जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सिंपल। फिक्स्ड कैपिटल होगा। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको दिया हो सकता है नेट ग्रॉस, सॉरी नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा तो आपको पहले ग्रॉस पे जाना पड़ेगा। सो नेट से अगर आपको ग्रॉस पे जाना है तो हम पहले इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना और आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आए। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये भी डन। राइट, तो ये हमारा हो गया तीनों मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइस इंडेक्स, या फिर आप बोल लो जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं गिवन, आपको इनकम के फॉर्म में गिवन है तो क्या करोगे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, नॉमिनल को हम करंट प्राइस के बेसिस पे निकालते हैं और रियल को हम निकालते हैं, सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस।
तो एक ही बात है, क्वेश्चन किस तरह से दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। नॉमिनल को ही हम लोग करंट प्राइस के बेसिस पे निकालते हैं, और रियल को ही हम लोग कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे निकालते हैं। तो सेम चीज है, नॉमिनल अपॉन रियल करोगे तो आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, डन। सो इतनी फॉर्मूले हमारे पास नेशनल इनकम यूनिट से। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यूनिट आती है आपके पास मनी एंड बैंकिंग। तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जो मनी सप्लाई है उसमें जो M1 कॉम्पोनेंट है, M1 जो है, M1 मेजर, तो इसमें आपको तीन चीजों को ऐड करना होता है। एक होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। ठीक है, और तीसरा लेते हैं अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, तो सिंपल शॉर्ट में ध्यान रखो, M1 में आपको लेना है एक तो सीसी, दूसरा डीडी, तीसरा ओडी, शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो मनी बैंकिंग में चलता है वो है हमारा मनी मल्टीप्लायर का। सो मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर ये कैसे आता है? ये आता है 1/LRR। ठीक है, अगर आपको टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं तो टोटल डिपॉजिट्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लाई। ठीक है, और ध्यान रखना इनिशियल डिपॉजिट्स को ही हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो मनी बैंकिंग में तो इतनी ही चीजें, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर आपके पास गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट में हमारे पास डेफिसिट्स के क्वेश्चन है। सो सबसे पहले है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट। सो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें हम रिवेन्यू पार्ट को कंसीडर करेंगे। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, इसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो कि होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल एक्सपेंडिचर को आप लिख लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। ये हो गया। और टोटल रिसीट्स में हम रिवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स लेंगे। सो रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है तो आप बोल सकते हो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो हमने सिंपल जो मेन फॉर्मूला है उसके कंपोनेंट्स के बेसिस पे इसको लिख दी। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है आपके पास प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बनते हैं आपके गवर्नमेंट बजट से। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट निकालना है और गिवन आइटम्स में हमें बोरोइंग्स गिवन हुई तो आप सिंपली फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स के इक्वल रख देना। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स ही होती। ओके जी, डन। ठीक, चलो ये भी हो गया। बाकी बीओबी फॉरेन एक्सचेंज में कोई ऐसे हमारे पास फॉर्मूले तो है ही नहीं। अब बचा आपका एडीएएस यूनिट। सो एडीएस यूनिट में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वह है एडी के कंपोनेंट्स। सो एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, एएस की बात करें तो एएस होता है सी प्लस एस, और एएस को ही हम लोग वाई के इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपके पास एपीसी, एपीसी इज सी अपॉन वाई। ठीक, फोर्थ है एपीएस जो कि होता है एस अपॉन वाई, राइट। इसके बाद फिफ्थ है दोनों का सम, एपीसी और एपीएस का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि एपीसी जो होगा वो 1 माइनस एपीएस होगा, और एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी होगा। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 8 जो कि होगा आपके पास एमपीसी। तो एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट। नाइन्थ पे आएगा एमपीएस, एमपीएस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, देन दोनों का सम एमपीसी और एमपीएस का सम इक्वल टू 1 होगा। तो यहीं से आपके पास दो फॉर्मूले और निकलेंगे कि एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। सिंपल, हमने एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकाल दो। ठीक है जी, डन, राइट। इसके बाद ध्यान रखना कि ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा y इक्वल टू सी होता है, या फिर आप बोल सकते हो s इक्वल टू 0 होगा। ठीक है,
अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम लेवल, सो इक्विलिब्रियम पे दो अप्रोच होते हैं, एक तो एडी इक्वल टू ए एस अप्रोच, ठीक है, और दूसरा होता है एस आई अप्रोच। सबसे पहले एडी इक्वल टू ए एस बोला है ना, तो इक्विलिब्रियम पे आप बोल सकते हो कि एडी होता है सी प्लस आई, ठीक है, सी प्लस आई, और ए एस होता है वाई के इक्वल। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो सकती है, आपको फॉर्मूला बहुत काम आएगा ये वाला, हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, दूसरा जो अप्रोच है इक्विलिब्रियम का वो होता है एस इक्वल टू आई अप्रोच। ठीक है जी, ओके, राइट। अच्छा, इसके बाद ये एक पेज यहाँ पे नोट करो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कंजम्पशन फंक्शन। सो कंजम्पशन फंक्शन होता है सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ पे सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, बी का मतलब है एमपीसी, और वाई का मतलब है इनकम। ठीक है, इधर से एक और फॉर्मूला निकलेगा सेविंग्स का, तो एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। वन माइनस बी का मतलब क्या है, वन माइनस एम पी सी विच इज इक्वल टू एम पी एस। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कंजम्पशन का इक्वेशन, और ये हो गया सेविंग का इक्वेशन, राइट ने हो गया। इसके बाद आप बात करो मल्टीप्लायर की, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम के से डिनोट करते हैं, तो वो होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं के इक्वल टू वन अपॉन एम पी एस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी। ठीक है, सो मल्टीप्लायर के ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों ध्यान रखना, मल्टीप्लायर के बेसिस पे ही आपका न्यूमेरिकल ज्यादातर टाइम आता है। ठीक है, ये हो गया, राइट। तो इतना हमने करा, और बस इतना ही है एडीएस में, तो आपके पास जो फॉर्मूले हैं इतने ही हैं, ये हमने कर लिए। ठीक है, इसके बाद ये वाले मैंने आपको सारे सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद ये हमने गवर्नमेंट बजट के करे सारे के सारे। ठीक है, ये वाले हो गए मनी एंड बैंकिंग के, मनी बैंकिंग। इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर ये हो गया, राइट। देन आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी आएगा, चारों कंपोनेंट्स को ऐड करके। ओके, इसके बाद हमारे पास इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकलता है, ये मैंने आपको बताया। हमने वैल्यू एडेड मेथड भी देख लिया, राइट, और आपने ये एग्रीगेट्स भी चेक कर लिया। ठीक है, ओके, सो इतने ही फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पे पूरी की पूरी हमारी न्यूमेरिकल्स की कहानी है। तो इनको रिवाइज करो, इन्हें नोट कर लो, और बिल्कुल भी इन्हें मिस मत करना, भूलना मत। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।